वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वाली क्लास में हमने राज्य व्यवस्था से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनका हमने एक सेशन रखा। उन्हीं शब्दावलियों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस सेशन में जो बचे हुए कुछ शब्द हैं जो पूरी क्लास के दौरान या सिलेबस में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डिस्कस होंगे, तो उन कुछ प्रमुख शब्दों को लेकर हम आज फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे इन शब्दों का प्रयोग होता है और कैसे इनसे क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो सेकंड सेशन में हम इन शब्दावलियों पे एक बार फिर से आते हैं। तो कुछ शब्द हैं जैसे न्यायिक और अर्ध न्यायिक। न्यायिक है और अर्ध न्यायिक है। दोनों शब्दों को हम देखें, न्यायिक और अर्ध न्यायिक में फर्क क्या है। न्यायिक का मतलब जुडिशरी हो गया और अर्ध न्यायिक का मतलब क्वेसी जुडिशरी हो गया। जब भी कोई विवाद होता है, आप प्रोसेस देखेंगे न्यायिक प्रक्रिया का, तो प्रोसेस में आप देखेंगे जब भी कोई विवाद होता है तो विवाद का एक समाधान होता है, उस पे जजमेंट होता है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया में हम देखेंगे तो न्यायिक में तीन शब्द हैं। पहला है, जब भी कोई विवाद होगा तो विवाद की सुनवाई होगी। तो पहला शब्द हो गया सुनवाई होना। दूसरा हो गया, सुनवाई होने के बाद में निर्णय होगा। दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष को सुना जाएगा। सुनने के बाद जो अथॉरिटी है, निर्णय करने वाला है, वो निर्णय करेगा। और तीसरा पक्ष है, निर्णय होने के बाद जो पक्ष गिल्टी है, जो पक्ष गलत है, उसको दंड मिलेगा। इसका मतलब हियरिंग है, जजमेंट है और पनिशमेंट है। तो न्यायिक में तीनों शब्द हो गए। विवाद है तो विवाद के समाधान के लिए पहले सुनवाई है। सुनवाई में दोनों पक्ष अवेलेबल हैं, क्योंकि न्याय का जो प्रमुख सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का, कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। और क्योंकि हमारे यहाँ हर पक्ष का एक युक्ति युक्त प्रतिबंध है, तो आर्टिकल 14 जब हम डिस्कस करते हैं तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, तो वहाँ पर किन मुद्दों पर वो प्रतिबंध है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक यूनिवर्सल आधार मानते हुए हमने रखा कि भाई सुनवाई होगी, सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद में निर्णय होगा। निर्णय होने के बाद जो पक्ष गलत है उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन अर्ध न्यायिक में क्या है? अर्ध न्यायिक में सुनवाई है। अर्ध न्यायिक में निर्णय है। लेकिन तीसरा, जिसके आधार पे इन दोनों शब्दों में अंतर्भेद स्पष्ट होता है, वो है आपका दंड का प्रावधान। जब हम न्यायिक शब्द की बात करते हैं तो दंड मिलेगा। और इस दंड में क्या है? ये दंड आपको क्रिमिनल पनिशमेंट हो सकता है, सिविल हो सकता है, जिसमें आर्थिक दंड और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन जो दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है वो ये कि न्यायिक प्रक्रिया में दंड देने वाली अथॉरिटी के पास क्रिमिनल पनिशमेंट देने की अधिकारिता होती है, जबकि अर्ध न्यायिक में सुनवाई होगी, निर्णय होगा, या तो दंड देने का अधिकार नहीं होगा, और यदि होगा तो भी दंड की जो प्रकृति है वो हमेशा सिविल पनिशमेंट की होगी, सिविल दंड की होगी। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया में जो हमारे यहाँ कोर्ट प्रोसेस है,
उसमें सबसे ऊपर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अंतिम अपीलीय अधिकार है, तो सिविल और दांडिक यानी क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के निर्णय देने की अधिकारिता उसके पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सेशन कोर्ट्स हो गए, जिसमें आपके जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में जो आपकी दांडिक कार्रवाई को रखता है उसको हम इसमें रखते हैं। तो ये जो कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट आपके न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं और न्यायिक प्रक्रिया तीनों काम कर रही है। लेकिन अर्ध न्यायिक में सुनवाई है, निर्णय है, लेकिन या तो दंड नहीं है और है तो केवल सिविल पनिशमेंट की नेचर है। जैसे आप किसी नागरिक के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और मानवाधिकारों के उल्लंघन में हमने देखा, तो मानवाधिकार आयोग तुरंत वहां पहुंचेगा। जिस पक्ष के मूल अधिकारों का, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, उस पक्ष से पूछेगा, करने वाला है उससे बातचीत करेगा। तो पहला काम सुनवाई का हुआ। उसने, जिसने आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे मूल अधिकारों का या मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो ऐसी स्थिति में उससे पूछा। जिसने किया उससे पूछा, तो सुनवाई का काम हो गया। सुनने के बाद निर्णय किया कि भाई हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो किस हद तक और किसने किया। लेकिन मानवाधिकार आयोग कभी भी दंड नहीं देगा। दंड देने का काम फिर न्यायालय का है। तो मानवाधिकार आयोग की प्रकृति कैसी हो गई? अर्ध न्यायिक हो गई। ठीक इसी तरह से भारत में जितने आयोग काम कर रहे हैं, इन आयोगों की नेचर जो है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति में आती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे सूचना आयोग हुआ, मानवाधिकार आयोग हुआ, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, निर्वाचन आयोग हुआ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, उपभोक्ता न्यायालय हुए, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया हुई। इन सब की प्रकृति हम देखेंगे, तो इन सब की प्रकृति देखने के बाद ये स्पष्ट होगा कि इसमें दो काम हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है, निर्णय हो रहा है, लेकिन ये दंड नहीं दे रहे। सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम से बना, सिविल पनिशमेंट देने की अधिकारिता रखता है। मानवाधिकार आयोग सिविल पनिशमेंट देने की अधिकारिता रखेगा, सुनवाई करेगा केवल। अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों से संबंधित जो कार्य है वो करता है, उसकी नेचर भी अर्धन्यायिक वाली है। निर्वाचन आयोग सिविल कोर्ट की शक्तियां रखता है, लेकिन वहां पर भी उसे दंड देने की अधिकारिता में, क्रिमिनल पनिशमेंट की अधिकारिता नहीं है। इसी तरह से बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग, उपभोक्ता न्यायालय, शब्द भले ही न उपभोक्ता न्यायालय का है, शब्द न्यायालय जुड़ा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट भी आर्थिक पनिशमेंट, इकोनॉमिकल पनिशमेंट, सिविल दंड देता है, जुर्माने लगाता है, क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं देता। इसी तरह से सीबीआई सुनवाई करेगी, पूछताछ करेगी, निर्णय करेगी, अपना निर्णय जो है वो कोर्ट के सामने अपनी दलील रखेगी। तो सीबीआई जो है वो भी इसी में ही है। इसका मतलब सुनवाई है, निर्णय है, या तो दंड है नहीं, और है तो आर्थिक दंड या जुर्माने से संबंधित है।
राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया हुई, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। महाभियोग की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कैसे उसे अर्धन्यायिक में रखा गया है। तो क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसके प्रक्रिया के स्तर हैं। लेकिन हमको केवल अर्धन्यायिक क्यों है, इस शब्द पे अभी चर्चा करनी है। हम देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू होगी। जिस सदन से शुरू होती है उस सदन की एक पर्टिकुलर जो संख्या है कि भाई सदस्य संख्या जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/4 उपस्थित हो, 14 दिन का नोटिस हो और प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जब पहला सदन पास कर देता है और प्रक्रिया दूसरे सदन में आती है, द्वितीय सदन कोई सा भी हो सकता है, परवर्ती सदन, द्वितीय सदन का काम है राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करना। और आरोपों की जांच जब होगी तो वही काम होंगे। पहला काम सुनवाई होगी, जिसमें या तो राष्ट्रपति स्वयं या उसका कोई प्रतिनिधि राष्ट्रपति का पक्ष रखेगा। दूसरा, पक्ष रखने के बाद सारी कार्रवाई होने के बाद निर्णय होगा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए यदि राष्ट्रपति ने कोई कृत्य ऐसा किया है जो गलत हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किए गए किसी भी कृत्य के लिए राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति को यदि महाभियोग से हटा भी दिया गया है तो भी पद पर उस समय तक किए गए कार्य को चुनौती नहीं दी जाएगी और वो विधिमान्य होगा। और राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता, उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब दंड नहीं है। आरोपों की जांच हो रही है तो जांच में सुनवाई हो गई और निर्णय हो गया, दंड का प्रोविजन नहीं है। जबकि न्यायिक में 3 स्तर हैं, तीसरा स्तर यहाँ पर गायब है। तो यहाँ की स्थिति हम देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कैसा हो गया, अर्धन्यायिक हो गया। तो दोनों शब्द क्लियर हो गए। पहला शब्द हमने डिस्कस किया था न्यायिक और दूसरा शब्द हमने डिस्कस किया था अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक किन किन में यूज होता है, प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किन की प्रकृति अर्धन्यायिक है, निम्न में से किन की प्रकृति न्यायिक है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, जिनमें तीनों काम हो रहे हैं वो न्यायिक है, जिनमें दो हो रहे हैं और यदि तीसरा आंशिक रूप से इन्वॉल्व है जिसमें आर्थिक दंड और पनिशमेंट है या सिविल अधिकारिता की अधिकारिता रखता है, तो उसे हम अर्धन्यायिक में रखते हैं। अगले शब्द हैं जिन पे सामान्यतः एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है, सामान्य समझ के प्रश्न है। ये हैं आपके नियुक्त, निर्वाचित, चयनित, पदेन, चुना हुआ, मनोनीत। पहला शब्द हो गया अपॉइंटेड, दूसरा हो गया इलेक्टेड, तीसरा हो गया सेलेक्टेड, चौथा हो गया एक्स ऑफिसियो, पांचवा हो गया चूजन और मनोनीत हो गया नॉमिनेटेड। प्रश्न के स्तर पर हम देखेंगे कोई भी पद देकर, व्यक्ति देकर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इसकी नेचर है। राज्यपाल दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, चेयरमैन दे देगा, प्रधान दे देगा, उप प्रधान दे देगा। लेकिन इस स्थिति में हम देखेंगे तो कौन सा शब्द वहां पर उसके लिए पर्टिकुलर यूज होगा, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आप देखते हैं हम कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है और कौन सा शब्द किसके लिए यूज हो रहा है। सबसे पहला शब्द है नियुक्त। नियुक्त शब्द किन के लिए यूज होगा, पहला शब्द आ गया नियुक्त। नियुक्त का मतलब अपॉइंटेड। सामान्यतः जब हम इसकी पारिभाषिक स्थिति पे जाते हैं तो नियुक्त शब्द के साथ प्राधिकार जुड़ा हुआ है, अथॉरिटी जुड़ी हुई है। और जहां प्राधिकार है वहां पर
करने और नहीं करने, इन दोनों की स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब बाध्यता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो करे, नहीं चाहता है तो नहीं करे, लेकिन नियुक्त शब्द के साथ प्राधिकार है। जहां प्राधिकार है वहां करने और नहीं करने की स्वतंत्रता यानी संकल्प स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? बाध्य है। इसका मतलब नियुक्त शब्द के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है वो है आपके कर्तव्य, वो करने योग्य काम है। उस पर बाध्यता है कि सही होने पर करेगा, गलत होने पर रोकेगा। तो नियुक्त शब्द किन किन के लिए प्रयुक्त हो रहा है? तो बेसिक पारिभाषिक अर्थ जो है वो हमने देखा। अब नियुक्त के साथ एक अथॉरिटी है, एक जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति किसी प्रोसेस से है और यदि उसके पास कोई दायित्व या जिम्मेदारी है, प्राधिकार है, तो जिनके पास प्राधिकार हैं उनके लिए नियुक्त शब्द प्रयुक्त होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें किन किन के लिए नियुक्त शब्द है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं नियुक्त शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे पहले राज्यपाल हो गया, राज्यपाल के लिए नियुक्त शब्द है राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। दूसरा हम देखें विभिन्न न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इनके लिए भी हम देखेंगे नियुक्त शब्द प्रयुक्त हो रहा है। आगे हम देखेंगे विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य। इनके लिए भी नियुक्त शब्द प्रयुक्त होगा। फिर आगे हम देखें महाधिवक्ता, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री हुआ, अन्य मंत्री हुए, इन सब के साथ नियुक्त शब्द प्रयुक्त हो रहा है क्योंकि सबके साथ जिम्मेदारी है। आगे हम देखें कुछ और शब्दों के रूप में सचिव हो गया, निदेशक हो गया। पुलिस से जितने भी जुड़े हुए पद हैं जैसे आपके पुलिस अधीक्षक हो गया, या विभिन्न सेवाओं के लिए जो रैंकिंग बनी हुई है उन पदों के लिए भी पर्टिकुलर जो शब्द होता है ये शब्द आपका नियुक्ति है, अपॉइंटेड। आपने देखा होगा जब भी ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर में राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें स्पष्ट लिखा होता है संबंधित व्यक्ति को वहां नियुक्ति दी जाती है। इसका मतलब है कि वहां जाकर वो पदभार ग्रहण करेगा और पदभार के साथ वहां प्राधिकार आएगा।
तो जहाँ प्राधिकार है वहाँ नियुक्त शब्द है। अब जैसे कोई आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, जब वो उसे परीक्षा को पास कर रहा है, तब उसके पास प्राधिकार नहीं है, तब उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो जब तक अथॉरिटी नहीं है तब तक वो चयनित है। लेकिन जैसे ही अखिल भारतीय सेवा में चयन होने के बाद वो किसी पद पर आ जाता है, मान लीजिए वो जिला कलेक्टर बन जाता है, पुलिस अधीक्षक बन जाता है, तो ये पर्टिकुलर पद हो गए और पदों के लिए हमेशा नियुक्त शब्द प्रयुक्त होगा। तो आईएएस एक चयनित शब्द है। आईएएस का मतलब सामान्य सेवा है। वो आईएएस कौन से पद पर है, उस पद के लिए जो शब्द यूज होगा वो शब्द आपके नियुक्त होगा। अगला आता है निर्वाचित शब्द। इलेक्टेड। निर्वाचित के लिए बेसिक थीम या बेसिक नेचर हम देखें, निर्वाचन का मतलब क्या है। तो निर्वाचन का मतलब हो गया जहां पे एक निर्वाचक मंडल है, जहां पे मत का प्रयोग है, और जहां चुने जाने का अधिकार है। तो जहां तीनों चीजें हैं कि जहां निर्वाचक मंडल है, यानी किनके द्वारा चुना जाएगा, वो मत का प्रयोग करता है और मत का प्रयोग बिना किसी बाध्यता के चुनने की अधिकारिता में है, वहां पर निर्वाचित शब्द प्रयुक्त होगा। जैसे आपने देखा होगा सांसद या विधायक हो गए, अब इसके लिए एक निर्वाचक मंडल है। प्रत्येक वह नागरिक जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है, और निर्वाचक नामावली का मतलब हो गया जिसने 18 वर्ष की अपनी आयु विधिक रूप से पूरी कर ली है। तो 18 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली है और निर्वाचक नामावली में जिसका नाम है, वो अपना मत प्रयोग में ले रहा है, और मत प्रयोग में लेने के बाद वो अपने मत से अपनी इच्छा से किसी को चुन रहा है। तो जहाँ चुनने की अधिकारिता है मत के साथ, तो एग्जाम्पल हो गया जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा ये शब्द होगा निर्वाचित, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोल के द्वारा आ रहे हैं और इलेक्ट्रोल अपने मत का प्रयोग कर रहा है। तो यहां हो गया निर्वाचन। इसी तरह से आपके दोनों सदन के ही हैं ये, आपके लोकसभा भी हो गया और राज्यसभा भी हो गया। इसी तरह से हम देखें चुनने, निर्वाचन शब्द और किन के लिए प्रयुक्त होगा। तो निर्वाचन शब्द में हम देखें जैसे सरपंच हो गया, उप सरपंच। अब उप सरपंच के लिए हम देखेंगे तो निर्वाचन शब्द नहीं है, क्योंकि निर्वाचक मंडल ओपन निर्वाचक मंडल नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वह नागरिक जिसके पास ये आयु सीमा है वोट देने की, वो प्राप्त हो रही है, निर्वाचक नामावली में उसका नाम है, वो यहाँ अपने मत का प्रयोग कर रहा है। तीसरा शब्द आता है निर्वाचित के बाद चयनित, सेलेक्टेड। चयनित किन के लिए यूज होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति पद पर आ जाए, लेकिन पद पर आने के लिए जो शब्द है वो नियुक्त है। उससे पहले का प्रोसेस हो सकता है कि कोई छटनी प्रक्रिया अलग तरीके की रही हो। तो चयनित का मतलब क्या होगा, एक निश्चित छटनी प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होगा, हो सकता है लिखित परीक्षा हो सकता है साक्षात्कार हो, इंटरव्यू हो सकता है
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, तो इसका मतलब जहाँ एक निश्चित छँटनी प्रक्रिया है कि वहाँ पर्टिकुलर योग्यता होने के बाद आपको ये परीक्षा दी जानी है, इस परीक्षा में रिटन परीक्षा होगी, ओरल परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा। तो जहाँ पर ये एक प्रोसेस है, जहाँ पर ये एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा चुनकर कोई आए, तो वहाँ जो शब्द यूज़ होगा, उस शब्द के लिए चयनित शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे आईएएस, अब ये एक सेवा है, इसके लिए एक परीक्षा हो रही है। आईएएस एक पद नहीं है, आईए एक सेवा है। इस सेवा में जाने के बाद योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, वहाँ पर आपको एक पद आवंटित होता है कि आप सचिव हैं, यदि आप डायरेक्टर हैं या फिर आप डिफरेंट सर्विसेज में किसी और पद पर हैं, तो वहाँ आपको नियुक्त शब्द प्रयुक्त होगा। लेकिन जब तक आपके पास प्राधिकार नहीं है, जब तक आपके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तब तक आप चयनित हैं। इसी तरह से जैसे आरएएस हुआ, जैसे राजस्थान एजुकेशन सर्विसेज आरएस आईएएस आरईएस हुआ, इसका मतलब आप चयनित हो गए हैं, लेकिन जिस दिन आपके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, तब तक आप चयनित हैं। तो परीक्षा के लिए चयनित शब्द है कि आईएएस चयनित है। जिस दिन वो ज़िम्मेदारी पे आ गया, उस दिन उसके लिए नियुक्त शब्द है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पद पे रहते हुए काम कर रहा है। अगला शब्द आता है चुना हुआ, चूज़न। अब आप देखेंगे निर्वाचन और चुने हुए में दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में आप देखेंगे एक निर्वाचक मंडल है। ये राष्ट्रपति के लिए वोट करने वाले लोग हैं। हमको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम देखेंगे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया और केंद्र शासित प्रदेश यूटी, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी हो गया, इनके निर्वाचित सदस्य हो गए। अब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पार्टिसिपेट किया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो कैंडिडेट खड़ा हुआ वो इस इलेक्ट्रोल में से है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिस दिन वो राष्ट्रपति बना, उस दिन वो इस इलेक्ट्रोल से बाहर आ गया और वो राष्ट्रपति नाम से जाना गया। यानी इस इलेक्ट्रोल के बीच में कभी नहीं है, वो किसी सदन में नहीं बैठा, वो लोकसभा का सदस्य रहा, लेकिन यदि राष्ट्रपति बन गया तो अब लोकसभा में नहीं है। इसका मतलब वो निर्वाचक मंडल से बाहर आ गया है। तो वहां पर आपके निर्वाचन शब्द प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब निर्वाचक मंडल से बाहर का होना चाहिए, जबकि चुने हुए में क्या है, निर्वाचक मंडल में ही मौजूद है। जैसे मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उपसभापति। दोनों की स्थिति हम देखें, लोकसभा के सांसद चुनकर आ गए और लोकसभा के संसद अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे, स्पीकर। इसका मतलब निर्वाचक मंडल में से चुना गया और निर्वाचक मंडल में मौजूद है, निर्वाचक मंडल के बीच में रहकर काम कर रहा है। डेप्यूटी स्पीकर इनके द्वारा ही चुना गया और इन्हीं के बीच में मौजूद है। ऐसे ही आपके विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति,
इसी तरह से आपके और आप देखेंगे प्रधान और उपप्रधान, क्योंकि जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से सदस्य किसी एक को प्रधान चुनते हैं और किसी एक को उपप्रधान चुनते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में और हो गया प्रधान और उपप्रधान। इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म है, वहां शब्द लिखा हुआ है चुना हुआ, चूजन। हो सकता है और भी कई शब्द दे दिए जाएं, लेकिन संवैधानिक रूप से जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो शब्द है आपके चूजन या चुना हुआ। और चुने हुए को हमने अंतर किया कि निर्वाचन में और चुने हुए में क्या फर्क है। निर्वाचन में जिस व्यक्ति को लिया गया है वो व्यक्ति उस पद पर आने के बाद इलेक्टोरल से बाहर आ गया है। मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है, उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का मतलब राष्ट्रपति बनना नहीं है। चुनाव जीता, चुनाव जीतने का मतलब राष्ट्रपति बनना नहीं है। लेकिन जिस दिन उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली, उस दिन से वो केवल राष्ट्रपति है, अब उससे पहले वाला वो कुछ नहीं है। इसका मतलब जब तक वो राष्ट्रपति नहीं था, तब तक वो उस निर्वाचक मंडल के रूप में था, निर्वाचक मंडल के रूप में उसकी पहचान थी। लेकिन अब जिस दिन उसने शपथ ली, उसकी निर्वाचक मंडल की पहचान समाप्त हो गई है। अब वो राष्ट्रपति के रूप में अपनी अलग से पहचान रख रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में एक इलेक्ट्रोल हुआ, और इलेक्ट्रोल जहाँ पर है वहाँ एक निर्वाचक मंडल हो गया, और वो निर्वाचक मंडल से बाहर आ गया। जबकि यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस है, निर्वाचक मंडल है, लेकिन निर्वाचक मंडल होने के बाद भी वो उस निर्वाचक मंडल में मौजूद है। वो जब तक काम कर रहा है वो उनके बीच में है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त होगा, ये शब्द है आपका चुना हुआ या चूजन। तो इस तरह से हमने कुछ शब्द डिस्कस किए। आगे जो शब्द हैं उन पे हम फिर चर्चा करते हैं, जिन पे सामान्यतः प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। तो आगे वाले जो शब्द हैं वो देखते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द और आता है पदेन, एक्स ऑफिसियो। पदेन शब्द किन के लिए प्रयुक्त है? तो पदेन के लिए पहली एक बाध्यता है। वो बाध्यता क्या है कि व्यक्ति पहले से किसी एक पद पर होगा। और जैसे वो किसी एक पद पर है, इस एक पद पर आते ही दूसरे पद की जिम्मेदारी स्वतः उसके साथ जुड़ जाती है। कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, प्रधानमंत्री। अब ये जो प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री के रूप में यदि ऑप्शन होगा तो वो माना जाएगा नियुक्त। प्रधानमंत्री क्योंकि नियुक्त होता है। अब ये जो प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री किसी न किसी सदन के सदस्य होंगे। अब ये जो सदस्य होंगे, ये सदस्य के रूप में है, जिसको हमने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सदस्य के रूप में है निर्वाचित। क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो भारत में लोकसभा या राज्यसभा किसी एक के सदस्य होंगे। निर्वाचित भी हो सकते हैं, और निर्वाचित का मतलब राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी हो सकते हैं। दोनों के निर्वाचन की प्रक्रिया में अंतर है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसको आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन एमपी के रूप में उनके लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हो गया, वो निर्वाचित है। अब एमपी के रूप में निर्वाचित है, उन्हीं एमपी में से किसी एक को राष्ट्रपति ने भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के साथ जो शब्द हो गया वो हो गया अपॉइंटमेंट या नियुक्ति।
अब नियुक्त जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रूप में वो एक पद पर आ गए, अब जो जब प्रधानमंत्री होगा, वो तब नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इसका मतलब नीति आयोग के लिए, अध्यक्ष के लिए हमने कोई और प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बल्कि हमने क्या कहा, जो जब प्रधानमंत्री है, वो तब नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका मतलब हम जिस प्रोसेस से लेकर आए, वो प्रोसेस था नियुक्ति, और प्रधानमंत्री बनते ही वो व्यक्ति अपने आप नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए। इसका मतलब नीति आयोग के लिए जो शब्द होगा, ये होगा पदेन, क्योंकि वो स्वतः जुड़ गए। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होना, पदेन हो गया। ठीक इसी तरह से उपराष्ट्रपति है। अब उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, ये है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य हैं। इसका मतलब एक इलेक्टोरल हो गया, तो उपराष्ट्रपति खुद भी क्या हो गए, निर्वाचित हो गए। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं। अब देखिए, हमने जो प्रोसेस अपनाया, वो उपराष्ट्रपति के लिए था। इलेक्टोरल प्रोसेस था, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया, निर्वाचक मंडल हो गया। उपराष्ट्रपति उस निर्वाचक मंडल से बाहर हो गए, इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया। अब जो जब उपराष्ट्रपति है, वो तब राज्यसभा के सभापति हैं। हमने राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, हमने उपराष्ट्रपति बनाया, और उपराष्ट्रपति बनते ही जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना, वो व्यक्ति स्वतः राज्यसभा के सभापति के दायित्वों के साथ आ गया। तो प्रोसेस हमने अपनाया उपराष्ट्रपति के लिए, और उसके साथ स्वतः जुड़ गए, तो वो हो गए आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल है। राज्यपाल के लिए प्रोसेस फॉलो हो रहा है, या जो पदनाम यूज हो रहा है, वो है नियुक्त। लेकिन जो भी राज्यपाल होंगे, ये राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे। तो कुलाधिपति जो शब्द हुआ, राज्यों में विश्वविद्यालयों के वही कुलाधिपति होंगे जो संबंधित राज्य में क्या है, राज्यपाल है। इसका मतलब हमने राज्यपाल के लिए जो शब्द प्रक्रिया रखी, वो नियुक्ति है। जो राज्यपाल नियुक्त हो गया, वो संबंधित राज्य में जो भी राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें वो मानद रूप से, यानी अपने आप जुड़ गया, तो वो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में हो गया। तो कुलाधिपति क्या हुए, ये भी आपके पदेन हुए। तो पदेन का मतलब सिंपल सा है, हमने कोई प्रॉपर प्रोसेस अपनाया नहीं है, हमने किसी एक पद के लिए प्रॉपर प्रोसेस अपनाया। जो व्यक्ति उस पद के ऊपर आया, वो व्यक्ति जैसे ही उस पद पर आया, उस पद के साथ दूसरे पद से स्वतः जुड़ गया, उसकी जिम्मेदारियां उसके साथ हो गई। तो दूसरे पद के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा, जो शब्द वहां पर प्रयोग में लाया जाएगा, वो शब्द होगा आपका पदेन। तो हमने शब्द डिस्कस किए, नियुक्त शब्द, निर्वाचित, चयनित, चुना हुआ और पदेन।
अगले शब्द आते हैं, जब आप राज्य व्यवस्था में संसदीय प्रक्रिया की ओर जाते हैं तो 2-3 शब्द वहां चर्चा में आते हैं। आपने देखा होगा, पहला शब्द आता है विधायिका। फिर आता है व्यवस्थापिका। फिर आता है संसद। सामान्यतः तीनों शब्दों को यूज किया जाता है। तीनों शब्दों का मीनिंग क्या है, कौन कौन से मिलकर बनते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला शब्द है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाला। विधि बनाने वाली। अब ये जो विधि है, तो विधायिका का मतलब केंद्र के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में। जब विधायिका शब्द केंद्र के संदर्भ में यूज हो रहा है और जब विधायिका राज्य के संदर्भ में यूज हो रहा है, तो जब केंद्र के संदर्भ में यूज होगा तो विधायिका का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। कोई भी विधि तभी बनेगी, लोकसभा से पास हो जाएगी, राज्यसभा से पास हो जाएगी, राष्ट्रपति साइन कर देगा। इन तीनों से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति हस्ताक्षरित कर देता है, तब वो विधि बनती है। ठीक इसी तरह राज्य से संबंधित हम देखें तो राज्य में राज्यपाल हुआ, और जिन सदनों में 2 सदन है वहां विधानसभा और विधानसभा के साथ विधान परिषद, और जिन राज्यों में केवल एक सदन है उन राज्यों में केवल विधानसभा। यदि इस तीनों ने, जहां पर 2 सदन है वहां पर तीनों ने, और जहां एक सदन है वहां राज्यपाल और प्रथम सदन जिसके रूप में विधानसभा जाना जाता है, यदि इन्होंने पास कर दिया है तो वहां पर विधि अस्तित्व में है उनके द्वारा। तो सामान्यतः विधायिका के अंग कौन कौन से हुए? केंद्र में विधायिका के अंग हुए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल, विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है, दोनों। इसी विधि से क्या बन रही है? व्यवस्था बन रही है। तो जो अंग विधायिका के हैं वही अंग व्यवस्थापिका के होंगे, इसलिए विधायिका का दूसरा नाम व्यवस्थापिका है। और यही व्यवस्थापिका का काम कौन कर रही है? संसद कर रही है। तो संसद के भी क्योंकि 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब यदि कभी प्रश्न आ जाए विधायिका किन किन से मिलकर बनती है, व्यवस्थापिका किन किन से मिलकर बनती है, या फिर संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो तीनों के इक्वल नाम वही हैं। तीनों को बदल बदल कर उपयोग में लिया जाता है। तीनों के अंग वही हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य के संदर्भ में हम देखें तो जिन राज्यों में 2 सदन है वहां पर राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद, और जिन राज्यों में केवल एक सदन है वहां पर राज्यपाल और विधानसभा। अगला शब्द आता है, इसी के साथ जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो शब्द यूज किए जाते हैं। वहां 3 शब्द और हैं जिन पर प्रश्न आ जाता है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है मंत्री परिषद, और तीसरा है मंत्रिमंडल। जब हम देखें एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो कार्यपालिका 2 तरह की है, पहला कार्यपालिका और दूसरा कार्यपालिका। पहली है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। ये पब्लिक एड के संदर्भ में है, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। पॉलिटी के संदर्भ में हम देखें तो कार्यपालिका का मतलब केवल और केवल पर्टिकुलर मीनिंग है, वही मानकर चलना है।
ऑब्लिगेट में जब हम देखते हैं तो कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका का संबंध जो है वो ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही से होता है, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद, चयनित होने के बाद से लेकर और जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है उसके बाद रिटायरमेंट तक उनके द्वारा काम किया जाता है, वो स्थायी कार्यपालिका में यूज होता है। अस्थायी कार्यपालिका सरकार के रूप में है, जो अपने निर्वाचन के पश्चात निश्चित कार्यकाल तक, जब तक उनके पास बहुमत है, वो तब तक काम करते हैं। उसके बाद नई सरकार आती है, नई सरकार अपना काम करती है, तो उनका टेन्योर छोटा होता है, अल्पकालिक होता है, इसलिए वो अस्थायी कार्यपालिका में काउंट होते हैं। लेकिन पॉलिटी में जब हम डिस्कस करेंगे तो इनका मीनिंग एक रहेगा, और वो मीनिंग कौन सा है तो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो कार्यपालिका का मीनिंग जब हम देखेंगे, तो जब हम भाग 5 देखते हैं, भाग 5 का अध्याय 1, जब हम चैप्टर 1 डिस्कस करते हैं, तो चैप्टर 1 के आर्टिकल हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर और 78 तक, 78 तक। अब इस 52 से 78 तक जब हम देखें कौन कौन से पद, कौन कौन से व्यक्तित्व इसमें आ रहे हैं, तो हम देखते हैं। पहला हो गया आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जगह काम करने के लिए आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। उसके बाद 74 में मंत्रिपरिषद। फिर उसके बाद 76 में महान्यायवादी। इन सब से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। कई बार प्रश्न होता है कि भाई उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का पार्टी भाग है या नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कार्यपालिका के जो आर्टिकल है वो 52 से लेकर 78 तक है। 63 में उपराष्ट्रपति आते हैं, जो राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में काम करते हैं, तो उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका का भाग है। ठीक इसी तरह से मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 तरह के स्तर हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री जिनके ऊपर कैबिनेट मंत्री हैं। तीसरा है उपमंत्री। कई बार संसदीय सचिव जो हैं वो भी इस कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं कुछ राज्यों में, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है जिसके अनुसार यदि लाभ के पद के अंतर्गत आ रहे हैं, तो लाभ के पद के अंतर्गत आने का मतलब है संसदीय सचिव भी मंत्री परिषद की श्रेणी में है। लेकिन यदि वो कोई लाभ के पद नहीं ले रहे हैं, लाभ के पद का मतलब वो अतिरिक्त मंत्री के रूप में वेतन नहीं ले रहे हैं, आवास नहीं ले रहे हैं, गाड़ी नहीं ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संसदीय सचिव ही हैं। तो संसदीय सचिव हैं, अन्य सुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री परिषद की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन यदि वो उपरोक्त सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको लाभ के पद के अंतर्गत काउंट करते हैं, और मंत्री परिषद में जो मंत्री का पद है उसके साथ हम उसे रखते हैं। तो कार्यपालिका की डेफिनेशन क्लियर हुई। आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक इसका प्रोविजन है, जिसमें हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब मंत्रिपरिषद क्या है, तो हमने देखा ये एक मंत्रिपरिषद है, और इस मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री हो गए। पहला हो गया कैबिनेट, दूसरा हो गया राज्य मंत्री, और तीसरा हो गया उपमंत्री। तो जो 3 स्तर के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इन तीनों से मिलकर जो मंत्रियों की संख्या बनती है कहलाती है मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद में केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह, ये मंत्रिमंडल कहलाता है। इसका मतलब
ये मंत्रिपरिषद और ये मंत्रिमंडल। तो इसका मतलब हो गया, मंत्रिमंडल जो है ये मंत्रिपरिषद का पार्ट है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा आकार हो गया जिसमें सारे स्तर के मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्हीं को केवल मंत्रिमंडल कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए थोड़ा चैलेंज था, जहाँ लिखा गया था मंत्रिमंडल मिशन। तो सबको पता है भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन का, क्योंकि कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है, तो उसको वहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके मंत्रिमंडल मिशन लिख दिया गया। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, जहाँ पर भी इस तरह का शब्द यूज हो रहा है उसको इंग्लिश में भी एक बार देख लें। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में टेक्निकल डिफरेंसेस हैं कुछ, तो हम देखेंगे। पहला देखेंगे हम, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। तो देखेंगे आप, जब भी सरकारें बनती है तो मंत्रिपरिषद का आकार जो है उसके ऊपर एक सीमा है, और वो क्या सीमा है कि मंत्रिपरिषद जो उस राज्य में या केंद्र में निम्न सदन है, प्रथम सदन है, इस निम्न सदन या प्रथम सदन का 15% से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होता है। और सदन कौन सा? प्रथम सदन। केंद्र में प्रथम सदन लोकसभा हुआ, राज्य में प्रथम सदन विधानसभा हुआ। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है। तो यदि मंत्री बनेंगे तो मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होगी। इसका मतलब अधिकतम सदस्य संख्या उस सदन की 15% से ज्यादा नहीं होगी, और न्यूनतम सदस्य संख्या 12 मंत्रियों से कम नहीं होगी। इसका मतलब 12 मंत्री न्यूनतम रखने हैं, लेकिन अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% है। 12 यहाँ प्रतिशत नहीं है, ध्यान रखेंगे, 12 यहाँ निर्धारित संख्या, 15%। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में ये प्रोविजन है कि वहाँ मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या वहाँ के सदन की 10% से अधिक नहीं होगी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है। केंद्र और राज्य के लिए मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% से एक्सक्लूड नहीं है, ज्यादा नहीं है। लेकिन राज्य और केंद्र को छोड़ करके यदि यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। साथ ही न्यूनतम सदस्य संख्या का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि केंद्र और राज्य के संबंध में अधिकतम का भी प्रोविजन है, न्यूनतम का भी प्रोविजन है। तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, केंद्र और राज्य के संबंध में जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, इनके लिए सलाह और सुझाव का काम करती है। इसका मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर काम करेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ये बाउंडेशन नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रोविजन है कि वहां पर प्रशासक या उपराज्यपाल मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर काम करेगा। तो दूसरा टेक्निकल डिफरेंस हो गया। पहला हो गया सदस्य संख्या के आधार पर जो बाउंडेशन है वो, और दूसरा हो गया जहां पर सलाह लेने की बाउंडेशन है या नहीं है उनके आधार पर। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। तीसरा अंतर, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का लिटरली प्रोविजन पहले कहीं नहीं था। अब पहले कहीं नहीं था तो आपने देखा इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल या इमरजेंसी इंपोज की गई, लगाई गई, तो आपातकाल में विरोध हुआ, और विरोध के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में भारत में जो कांग्रेस की सरकार है इसमें परिवर्तन आया, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। पूरे भारत में इमरजेंसी को हटाने को लेकर विरोध हुआ, आंतरिक अशांति के नाम पर। जो इम्पीच ये आपका आपातकाल था, इमरजेंसी था,
इसका प्रोक्लेमेशन हुआ, इसका प्रावधान किया गया था। बाद में जब संविधान संशोधन हुआ कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से वापस से आपातकाल नहीं लगा पाए, तो वहाँ प्रोविज़न किया गया कि प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक होगी। तो मंत्रिमंडल शब्द आर्टिकल 352 में जोड़ दिया गया। अभी भी पूरे संविधान में आर्टिकल 1 टू 395 आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रोविज़न पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह आर्टिकल 352 में किया गया है, और ये भी जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44th अमेंडमेंट से किया गया है। तो मंत्रिमंडल शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। आगे कुछ शब्द डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे, आपने देखा होगा जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल की स्थिति में आपने देखा होगा राज्य में जो सरकार का प्रमुख है, इस सरकार के प्रमुख के लिए जो शब्द यूज होते हैं, ये शब्द है राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त या मुख्य आयुक्त। इन पे प्रश्न भी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जहां कोई पूर्ण राज्य का दर्जा रखता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब राज्य सूची के प्रत्येक विषय पर कानून बनाने की अधिकारिता यदि उसके पास है तो वो पूर्ण राज्य है। और पूर्ण राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल का मतलब हो गया ऐसे क्षेत्र जहां पर विधायिका तो है, लेकिन विधायिका को राज्य सूची के प्रत्येक विषय पर कानून बनाने की अधिकारिता नहीं होती। वहां पर सामान्यतः भूमि, पुलिस और लोक सेवा, इन तीन विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता नहीं होकर केंद्र के पास होती है। तो पूर्ण राज्य नहीं है, विधायिका है, वहां पर उपराज्यपाल शब्द प्रयुक्त होता है। ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कभी भी, जैसे 2007 के ईओ में प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ओवरऑल यदि केंद्र शासित प्रदेश शब्द लिख दिया गया है, पर्टिकुलर दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए है प्रश्न, तो वहां आपको उपराज्यपाल करना है। लेकिन ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर जिस पद का प्रोविजन किया गया है वो पद है एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। और इन्हीं में से ही जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर कुछ के लिए जो शब्द यूज किया गया ये होता है आयुक्त या मुख्य आयुक्त। तो ध्यान रखेंगे राज्य के संदर्भ में चारों शब्द प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण राज्य के लिए राज्यपाल है, विधायिका का प्रोविजन है, लेकिन भूमि, पुलिस और लोक सेवा जैसे राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकता, मुख्यमंत्री होता है, वहां पर उपराज्यपाल है। ओवरऑल जो शब्द है वो प्रशासक शब्द यूज किया जाता है, और वहीं पर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त शब्द का प्रोविजन किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स, जो शब्दावलियां थी, ये हमने डिस्कस की। आगे वाली क्लास में हम अन्य जो शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और आगे जो टॉपिक से संबंधित जो श्रृंखला है उसे हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।